बताइए, जब कण अपनी साम्य स्थिति में रहता है तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है? कितना होता है, क्या होता है? जब कण अपनी साम्य स्थिति में रहता है तो उस पर लगने वाला बल कितना होता है? शून्य होता है। शून्य। अगला क्वेश्चन, यदि एक भारहीन व लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी के नीचे सिरे से पदार्थ के किसी गोल परंतु भारी कण को लटकाकर डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका दें तो इस समायोजन को क्या कहते हैं? इस समायोजन को कहते हैं सरल लोलक। हाँ, सिंपल पेंडुलम। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यदि डोरी की प्रभावी लंबाई L व गुरुत्वीय त्वरण G हो तो सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? सही है, 2π√L/G। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन बताइएगा, माना कि एक हल्की स्प्रिंग जिसकी सामान्य लंबाई L है एक दृढ़ आधार A से लटकी है। यदि m द्रव्यमान के पिंड को स्प्रिंग के निचले सिरे से लटकाकर और थोड़ा खींचकर छोड़ दिया जाए तो वह ऊपर नीचे दोलन करने लगता है, जिनका आवर्तकाल बराबर कितना होगा? हाँ, m/k, 2π√m/k। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सरल लोलक में लंबाई बढ़ने पर T का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्या आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है? नहीं करता। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाए तो घड़ी का आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ जाता है। हाँ, हाँ, क्योंकि ऊपर या नीचे जाने पर स्मॉल जी का मान कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जी जो है टी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाएं तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? हाँ, सही है, अनंत हो जाएगा, क्योंकि जी वहां शून्य हो जाता है, तो शून्य से भाग दीजिएगा तो अनंत आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? हाँ, आवर्तकाल घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई घट जाएगी, जिसके कारण आवर्तकाल घट जाएगा। ठीक है, और झूला जल्दी जल्दी दोलन करने लगेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जब कण को साम्य स्थिति से विस्थापित कर दिया जाता है तो उस पर एक ऐसा बल कार्य करने लगता है जो सदैव साम्य स्थिति की ओर दिष्ट होती है। इस बल को क्या कहते हैं? नहीं, इस बल को कहते हैं प्रत्यानयन बल। हाँ, रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
गर्मियों में लोलक घड़ी सुस्त क्यों हो जाती है? हाँ सही है, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। हाँ, फलता घड़ी सुस्त हो जाती है, आवर्तकाल बढ़ जाता है, यानी कि धीरे धीरे इस तरह से होता है, तो आवर्तकाल ही बढ़ा ना, तो घड़ी सुस्त हो जाती है। और सर्दियों में इसका ठीक विपरीत होता है, लंबाई, हाँ लंबाई कम हो जाती है जिससे आवर्तकाल कम हो जाता है और लोलक घड़ी तेजी से चलने लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, चंद्रमा पर लोलक घड़ी ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल बढ़ जाएगा। हाँ, क्योंकि चंद्रमा का जी पृथ्वी पर के जी के मान का, हाँ 1/6 गुना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसके द्वारा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है? किसके द्वारा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है? वो है तरंगों द्वारा, हाँ वेव्स के द्वारा। ठीक है, तरंगों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, कौन कौन? हाँ सही है, हाँ यांत्रिक और अयांत्रिक, हाँ आंतरिक और अयांत्रिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक तरंगों को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन? हाँ सही है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम जैसे ठोस द्रव गैस में संचरित होती है क्या कहलाती है? यांत्रिक तरंगे, हाँ यांत्रिक तरंगे कहलाती है। हाँ ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग तो यांत्रिक तरंग है ही, उसका उदाहरण है, प्रकार है यांत्रिक तरंग का प्रकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों की कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर होती है तो ऐसी तरंगों को क्या कहते हैं? सही है, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अगला क्वेश्चन, अयांत्रिक तरंगे को और क्या कहते हैं? सही है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग या अयांत्रिक तरंगे के कुछ उदाहरण दीजिए। अयांत्रिक तरंग, हाँ प्रकाश तरंग, हाँ प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग और एक्स तरंग, हाँ एक्स तरंग। ठीक है, हाँ हम पूछ रहे हैं अयांत्रिक तरंग, अनुदैर्ध्य में अनुप्रस्थ तो यांत्रिक तरंग का प्रकार हो गया ना, हम पूछे क्या? अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण है ना, प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग और एक्स तरंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार की तरंगों को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग, हाँ हाँ अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, अनुप्रस्थ तरंगे किस रूप में संचरित होती है? हाँ सही है, शीर्ष एवं गर्त, हाँ शीर्ष एवं गर्त के रूप में संचरित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे आदि सभी कैसी तरंगे होती हैं? अनुदैर्ध्य, हाँ अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ठीक है, हाँ वायु में उत्पन्न तरंग, भूकंपीय तरंग, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग, साउंड, हाँ ध्वनि भी अनुदैर्ध्य तरंग ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे सदैव अनुप्रस्थ तरंगे होती है तथा इन तरंगों की चाल किसके बराबर होती है? सही है, प्रकाश की चाल के बराबर होती है। ठीक है, हाँ और इन तरंगों का तरंगदैर्घ्य परिसर होता है 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁴ 4 प्लस में।
हाँ, 10⁻14 मीटर से लेकर के 10⁻4 मीटर, ये तरंगदैर्घ्य परिसर है विद्युत चुंबकीय तरंगों का। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस किरण की वेधन क्षमता अत्यधिक होती है? ठीक है, गामा किरण। अगला क्वेश्चन बताइए, दीर्घ रेडियो तरंगे के खोजकर्ता कौन है? हाँ सही है, मार्कोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु रेडियो तरंगे के खोजकर्ता? हाँ सही है, हेनरिक हर्ट्ज। अवरक्त विकिरण के खोजकर्ता? हर्शेल। हाँ हर्शेल, ठीक है। दृश्य विकिरण के खोजकर्ता? न्यूटन, ठीक है। परावैग्निक किरणें के खोजकर्ता? रीटर, ठीक है। एक्स किरणें के खोजकर्ता? रोंटगेन। और गामा किरणें के खोजकर्ता? बैकुरल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस किरण का उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है? सही है, हाँ एक्स किरण, ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन, किस किरण का उपयोग सेकाई करने, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने और बैक्टीरिया को नष्ट करने में होता है? परावैग्निक किरणें, हाँ यूवी रेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, किस किरण का उपयोग कुहरे में फोटोग्राफी करने में, रोगियों की शिकायत करने में, टीवी के रिमोट कंट्रोल में उपयोग किया जाता है? हाँ, अवरक्त विकिरण, हाँ अवरक्त इंफ्रारेड रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस प्रकार की तरंगों का उपयोग रेडियो एवं टेलीविजन में होता है? लघु भी होता है और हाँ सही है, लघु रेडियो तरंगे और दीर्घ रेडियो तरंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जब हम तालाब में एक पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं तो पत्थर के गिरने के स्थान पर विक्षोभ उत्पन्न होता है, तो तरंगों के रूप में जल के चारों ओर फैल जाता है। यह विक्षोभ तरंगों के रूप में आगे बढ़ जाता है, जबकि माध्यम के कण यानी जल के कण अपने स्थान पर तरंग गति की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे कंपन करते रहते हैं। इस प्रकार विक्षोभ को आगे बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं तरंग गति, हाँ तरंग गति कहते हैं, वेव मोशन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दोलन करने वाली वस्तु का अपने माध्यम स्थिति से महत्तम विस्थापन को दोलन का क्या कहते हैं? नहीं, उसे आयाम कहते हैं, हाँ आयाम, एम्पलीट्यूड, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है, उसे उस क्षण उस कण के क्या कहते हैं? कंपन की कला, हाँ फेज ऑफ वाइब्रेशन, कंपन की कला कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है, उसे उसका क्या कहते हैं? आवर्तकाल, हाँ आवर्तकाल, इसे टी द्वारा व्यक्त किया जाता है। फिर से इसको सुन लीजिए, माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है, उसे आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंगे जितनी दूरी तय करती है, उसे क्या कहते हैं? हाँ उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं, हाँ वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तरंगदैर्घ्य को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? हाँ ठीक है, ग्रीक अक्षर लैम्डा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है, उसे क्या कहते हैं? सही है, आवृत्ति, ठीक है। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? हाँ, अवश्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक। हाँ, इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं उसको। ठीक है, इसे मनुष्य कान नहीं सुन सकता। ठीक है, और श्रव्य तरंगे का तो इसका परिसर बताइए। सही है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, क्या मनुष्य का कान सुन सकता है? नहीं सुन सकता है। हाँ, परंतु जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि से सुन सकते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन बताएगा, पराश्रव्य तरंगों को गाल्टन की सीटी के द्वारा किस विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं? हाँ, उस विधि का नाम बताइएगा। वो है दाब वैद्युत प्रभाव। हाँ, दाब वैद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण उसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। साथ ही इनकी तरंगदैर्घ्य छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। इसका तरंगदैर्घ्य परिसर पढ़े हैं? वही तो, वो सब उतना मेन जो वो उधर दिया हुआ था ना, वही पूछता है। ऐसे एक दो को पूछ देते हैं। ठीक है, चलिए, गामा किरण का तरंगदैर्घ्य परिसर बताइए तो। 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻−10 मीटर। ठीक है, हाँ, चलिए, एक दृश्य किरण का विकिरण का बता दीजिए तरंगदैर्घ्य परिसर। हाँ, हाँ, पॉइंट में है। हाँ, ठीक है, 3.9 से 7.8, पावर है 10⁻⁻7। ठीक है, 3.9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से 7.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, चलिए, दृश्य विकिरण का आप आवृत्ति परिसर भी बता दीजिए। आवृत्ति परिसर यह 10⁻14 से 10⁻12 तक। हाँ, और गामा किरण का आवृत्ति परिसर बताइए। हाँ, हाँ, 10⁻20 से 10⁻18 तक। हाँ, 10⁻20 से 10⁻18, ये आवृत्ति परिसर है। आवृत्ति परिसर और तरंगदैर्घ्य परिसर दोनों अंतर में। ठीक है, चलिए, उतना महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है ना। पूछता है तो छोड़ेंगे, क्वेश्चन 99 को बनाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ, वो हो जाएगा, तो अब पढ़ा रहेगा, बाई ऑप्शन मार दीजिएगा। और ओली इसको याद रखिएगा, गलती हो ही जाएगा बोलने में। आगे इसमें पढ़िएगा, फिजिक्स में पेज नंबर 21-22। कभी कभी जगह से जोड़ लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन बताएगा, विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, और जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? सही है, उसे विलेय कहते हैं। हाँ, ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा,
कोई विलायक अच्छा विलायक कब माना जाता है? हाँ ठीक है। ऐसे साइंस की भाषा में जिस विलायक का डाइइलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होता है वह उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है। हाँ, कोई भी विलायक हो, ठीक है। हाँ, तो जल का डाइइलेक्ट्रिक नियतांक जो है का मान अधिक होने के कारण इसे सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। ठीक है, तो जल का तो अधिक होता ही है डाइइलेक्ट्रिक नियतांक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। किसी निश्चित ताप पर बना एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो क्या कहलाता है? कौन सा विलयन कहलाता है? सही है, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक घुली हो क्या कहलाता है? ठीक है, अति संतृप्त। हाँ, अति संतृप्त विलयन कहलाता है, क्योंकि जितना वो जिसमें घुलाया जा सकता था उससे अधिक घुलाया जा चुका है। ठीक है, तो अति संतृप्त विलयन कहलाता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है असंतृप्त विलयन। हाँ, असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को उस विलेय पदार्थ की उस विलायक में क्या कहते हैं? फिर से सुनिए। किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को उस विलेय पदार्थ की उस विलायक में क्या कहते हैं? विलेयता। हाँ, सोल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, यदि T डिग्री सेल्सियस पर W ग्राम जल में किसी विलेय पदार्थ के अधिक से अधिक W ग्राम घुले हुए हों तो उस ताप पर उस विलेय की जल में विलेयता बराबर क्या होगा? हाँ सही है, W गुने 100 बटा कैपिटल W यानी कि जल। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विलयन का सांद्रण। हाँ, विलयन का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का सांद्रण। ठीक है, जिस विलयन में विलेय की पर्याप्त मात्रा घुली रहती है उसे कौन सा विलयन कहा जाता है? उसे सांद्र विलयन। हाँ, सांद्र विलयन कहा जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, और जिस विलयन में विलेय की कम मात्रा घुली हो उसे क्या कहते हैं? सही है, तनु विलयन। हाँ, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं उसको। ठीक है, सभी तनु विलयन कैसा विलयन होता है? संतृप्त असंतृप्त में बताना है। असंतृप्त। हाँ, क्योंकि उसमें कम मात्रा घुली हुई रहती है ना, तो असंतृप्त विलयन होगा। ठीक है, और जो विलयन जितना अधिक तनु होता है इसका अर्थ क्या है? हाँ, उसमें उतना अधिक असंतृप्त होता है, वह उतना ही अधिक असंतृप्त होता है कि उसमें और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। जब किसी पदार्थ के कण जैसे परमाणु, अणु या आयन दूसरे पदार्थों के कणों के इर्द गिर्द छितरा दिए जाते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाँ सही है, परिक्षेपण कहलाती है, डिस्पर्सन कहलाती है। ठीक है, पहले पदार्थ को क्या कहते हैं? हाँ, पहले पदार्थ, इसमें जो पहला पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिक्षेपित पदार्थ। और दूसरे पदार्थ को क्या कहा जाता है? परिक्षेपण माध्यम। हाँ, परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, पहला पदार्थ हो गया परिक्षेपित पदार्थ, डिस्पर्स्ड सब्सटेंस,
और दूसरा परिक्षेपण माध्यम यानी कि डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है। बताएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है? 10⁻⁵ सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, नदी का गंदा जल वायु में धुआं किसका उदाहरण है? सही है, निलंबन का उदाहरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कोलाइड यह कैसा मिश्रण होता है? विषमांग। हाँ, यह दो पदार्थों का विषमांग मिश्रण होता है। हाँ। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना से कितना के बीच होता है? सही है, 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच। ठीक है। क्या कोलाइड के कणों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता। ठीक है। किसकी सहायता से देख सकते हैं? सही है, अति सूक्ष्मदर्शी। हाँ, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। हाँ हाँ, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक है। और इसके जो कण होता है, क्या छन्ना पत्र के आर पार जा सकता है? जा सकता है, क्योंकि बहुत पतला होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइड के कुछ उदाहरण दीजिएगा। हाँ ठीक है, गोंद। सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक विलयन में कण आणविक आकार वाले होते हैं, अर्थात इनके कणों का आकार कितना सेंटीमीटर होता है? कितना सेंटीमीटर? -7 से भी कम नहीं, 10 हाँ 10⁻⁸। हाँ 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्या वास्तविक विलयन के कण छन्ना पत्र के आर पार जा सकते हैं? आसानी से जा सकता है, क्योंकि उससे छोटा है। ठीक है। बताइएगा, वास्तविक विलयन का कुछ उदाहरण दीजिए। हाँ, चीनी का जल में विलयन। ठीक है। और नमक का जल में विलयन, ये सब ट्रू सॉल्यूशन है, वास्तविक विलयन। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयनों और हाइड्रोक्साइड आयनों का सांद्रण समान होता है, क्या कहलाता है? सही है, उदासीन विलयन कहलाता है। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण हाइड्रोक्साइड आयनों से अधिक होता है, क्या कहलाता है? सही है, अम्लीय विलयन। ठीक है। और ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोक्साइड आयनों का सांद्रण हाइड्रोजन आयनों से अधिक होता है, क्या कहलाता है? सही है, क्षारीय विलयन कहलाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परमताप का अनुक्रमानुपाती होता है, यह कौन सा नियम है? हाँ सही है, चार्ल्स का नियम। ठीक है। हाँ हाँ, फिर से सुनिए, इसको सुन लीजिए फिर से। अनुक्रमानुपाती बोले हैं। हाँ, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परमताप का अनुक्रमानुपाती होता है, यह चार्ल्स का नियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, किसी पदार्थ के एक स्थिर परिमाण के दाब, ताप और आयतन में संबंध बताने वाले समीकरण को उस पदार्थ का क्या कहते हैं? कौन सा समीकरण? फिर से सुनिए, किसी पदार्थ के एक स्थिर परिमाण के दाब, ताप और आयतन में संबंध बतलाने वाले समीकरण को उस पदार्थ का क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अवस्था समीकरण। हाँ,
इक्वेशन ऑफ स्टेट, अवस्था समीकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह कौन सा नियम है? सही है, यह है बॉयल का नियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ताप मापने का वह पैमाना जिसमें -273 डिग्री सेल्सियस को शून्य माना जाता है क्या कहलाता है? हाँ, परम ताप पैमाना। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। और -273 डिग्री सेल्सियस को क्या कहते हैं? सही है, इसे परम शून्य ताप कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, किस नियम के अनुसार परम शून्य ताप पर गैस का आयतन शून्य हो जाना चाहिए? नियम का नाम बताइए। किस नियम के अनुसार परम शून्य ताप पर गैस का आयतन शून्य हो जाना चाहिए, किंतु व्यवहारतः ऐसा बात नहीं होती है, क्योंकि इस ताप पर पहुंचने के पहले ही गैस द्रव या ठोस में परिणत हो जाता है। चार्ल्स के नियम के अनुसार। हाँ, चार्ल्स के नियम के अनुसार। ठीक है। तो बताइएगा 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन? 273। हाँ, 273 केल्विन। ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन? 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना बोले? हाँ, 373। दूसरे, हाँ, 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 373 केल्विन। हाँ, उतना बढ़ा देंगे सीधे। जैसे 5 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें 273 जुड़ जाएगा, 273 प्लस 5 278। और 100 डिग्री सेल्सियस बराबर, हाँ, 300 केल्विन। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन को क्या कहते हैं? वो तो -273 डिग्री सेल्सियस ने परम शून्य ताप। हम पूछ रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर। हाँ, सामान्य ताप। हाँ, सामान्य ताप कहते हैं। ठीक है। जब बैरोमीटर में पारा की ऊंचाई 760 मिलीमीटर रहती है, तब उस वायुमंडलीय दाब को क्या कहते हैं? क्या? उसे कहते हैं सामान्य दाब। हाँ, सामान्य दाब कहते हैं। ठीक है। हाँ, इसे एक वायुमंडलीय दाब भी कहा जाता है। सामान्य दाब को एक वायुमंडलीय, हाँ, मान 760 मिलीमीटर रहती ऊंचाई तब। हाँ, पारा का। हाँ, 760 मिलीमीटर। ठीक है। अतः 0 डिग्री सेल्सियस ताप और 760 मिलीमीटर दाब को सामान्य ताप एवं दाब या संक्षेप में एनटीपी भी कहते हैं, है ना? हाँ, एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनत्वों में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध भी परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाँ, सही है, उसे गैसों का विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई समय में किसी गैस का जितना आयतन किसी सच्छिद्र पात्र से होकर विसरित हो सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गैस के विसरण का वेग। हाँ, गैस के विसरण का वेग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1883 ईस्वी में ग्राहम ने गैसों के विसरण की गति के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे क्या कहते हैं? हाँ, सही है, उसे ग्राहम का गैसीय विसरण का नियम कहते हैं। ठीक है। किस नियम के अनुसार निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के आपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं? सही है, ग्राहम का गैसीय विसरण के नियम के अनुसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब किसके समानुपाती होता है? उसके घनत्व के समानुपाती होता है। हाँ,
स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके घनत्व का समानुपाती होता है। ठीक है। आगे इसमें पेज नंबर 118-19 रसायन विज्ञान में। बायोलॉजी बताएगा किस वर्ग के पौधे मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं? ब्रायोफाइटा। सही है, ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा ब्रायोफाइटा को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, कौन कौन? वो है ब्रायो इसको मॉस भी कहते हैं। हाँ, ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा मॉस कहते हैं। ठीक है। वो है हाँ एंथोसिरोप्टोसिडा। एंथोसिरोप्टोसिडा इसे हॉर्नवर्ट भी कहते हैं। हॉर्नवर्ट। हाँ हाँ ठीक है। हिपेटोकोप्सिडा। हिपेटोकोप्सिडा या लीवर वर्ट। हाँ लीवर वर्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा अस्फेगनम, फ्यूनेरिया आदि जैसे ब्रायोफाइट्स किसके अंतर्गत आते हैं? इसमें मॉस में। हाँ तो मॉस सही है, ब्रायोप्सिडा यानी मॉस। ठीक है। अगला बताएगा किस वर्ग के अंतर्गत एंथियोसिरोस आता है? एंथियोसिरोस वही हर्नवर्ट। हाँ हर्नवर्ट या एंथोसिरोसिडा। ठीक है। अगला बताएगा किस उपवर्ग के अंतर्गत रिक्सिया या मर्केंसिया या पोरेला आदि आते हैं? हाँ हिपेटोकोप्सिडा या लिवरवर्ट। ठीक है। अगला बताएगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस मॉस का प्रयोग रुई की जगह घावों को भरने के लिए किया गया था? सही है, अस्फेगनम। अगला बताएगा सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन है? डाउसोनिया। हाँ डाउसोनिया। ठीक है। और सबसे छोटा ब्रायोफाइटा? हाँ सही है, जूओप्सिस। हाँ जूओप्सिस। हाँ जूओप्सिस सबसे छोटा है। ठीक है। अगला बताएगा कुछ वैज्ञानिक ब्रायोफाइटा समुदाय को किस वर्ग, कौन सा वर्ग कहते हैं? ये वनस्पति जगत का एम्फीबिया। हाँ वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग। हाँ एम्फीबिया वर्ग। ठीक है। बताएगा ब्रायोफाइटा का विशिष्ट लक्षण क्या है? हाँ इसमें संवहन नहीं होना। सही है, संवहन तंत्र का ना होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा ब्रायोफाइटस छोटे थैलस नुमा होते हैं, इनमें तने एवं पत्तियां की तरह रचनाएं मिलती है, इनमें जड़ें हमेशा अनुपस्थित रहती है किंतु थैलस के अभ्यक्ष सतह से तंतु की तरह
कि कई रचनाएं निकलती है, उन्हें क्या कहा जाता है? हाँ सही है, उन्हें मूलांग कहते हैं। हाँ मूलांग, ठीक है। जड़ नहीं होता, जड़ की जगह यही होता है। हाँ मूलांग होता है, ठीक है। हाँ ये पौधे को स्थिर रखने तथा मृदा से खनिज लवण का अवशोषण करने में सहायता करते हैं, ठीक है मूलांग। ब्रायोफाइटस में पीढ़ी एकांतर स्पष्ट रूप से पाया जाता है। इन दोनों पीढ़ियां क्या कहलाती हैं? ये कहलाती है इग्मोक दोभिद और बीजाणुभिद। इग्म कोदभिद और बीजाणुभिद। हाँ इग्म कोदभिद और बीजाणुभिद, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस प्रभाग में उन पादपों को सम्मिलित किया जा गया है जिनमें संवहनी ऊतक पाए जाते हैं? अच्छा इसका पार्ट है हाँ सही है। हाँ ट्रैकियोफाइटा, सही है ट्रैकियोफाइटा, ठीक है। बताएगा ट्रैकियोफाइटा प्रभाग में अब तक कितना लाख जातियों की खोज की जा चुकी है? 2.75 लाख, सही है 2.75 लाख जातियों की खोज की जा चुकी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैकियोफाइटा प्रभाग को पुनः 3 उप प्रभाग में विभाजित किया गया है, कौन कौन? सही है, टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी और आवृतबीजी, ठीक है। पर उसमें लग रहा है। अगला बताएगा, किस उप प्रभाग में अपुष्पोद्भिद पादपों को रखा गया है? हाँ हाँ ठीक है, टेरिडोफाइटा अपुष्पोद्भिद, हाँ इसमें पुष्प नहीं होता है, ठीक है। अपुष्पोद्भिद को कहते हैं क्रिप्टोगैमस, हाँ हाँ क्रिप्टोगैमस कहते हैं, ठीक है। अगला बताइएगा, बीजाणुधानियां जिस पत्ती पर उत्पन्न होती है उस पत्ती को क्या कहते हैं? यह बीजाणु युग्म, हाँ बीजाणु पर्ण, हाँ बीजाणु पर्ण का, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, टेरिडोफाइटा का शरीर किसमें विभाजित होता है? मतलब विभाजित किसमें होता है? जड़, तना और पत्ती में, हाँ जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है, ठीक है। टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक कौन होता है? जाइलम और फ्लोएम, हाँ जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, टेरिडोफाइटा में बीजाणु किसमें उत्पन्न होते हैं? अंदर में, हाँ बीजाणु धानियों में, हाँ बीजाणु धानियों में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अगला है, युग्मोभिद पौधे में नर जननांग कौन है? यह पुंधानी, हाँ पुंधानी, ठीक है। और मादा जननांग, हाँ स्त्री धानी, ठीक है। अगला बताइएगा, जाइगोस्पोर का निर्माण कहाँ होता है टेरिडोफाइटा में? जायगोट में, हाँ युग्मनज में, है ना, जायगोट में जाइगोस्पोर का निर्माण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा को 4 उपफाइलम में विभाजित किया गया है, कौन कौन? यह है साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, ठीक है।
इतना नामे दे लेके अगला बताइएगा, मर्सिलिया सिरेप्टो सिरेप्टोप्टेरिस जैसे टेरिडोफाइट्स का उपयोग किस रूप में करते हैं? हाँ, सब्जी, हाँ सब्जी के रूप में, ठीक है। बताइएगा, लाइकोपोडियम के बीजाणु किस रूप में प्रयोग किया जाता है? हाँ, एंटीबायोटिक, हाँ दवाई, सही है, ठीक है। अगला बताइएगा, टेरिडियम का उपयोग किस रूप में करते हैं? हाँ सही है, पशुओं के चारे के रूप में, ठीक है। पुनर्जीवन का गुण किसमें पाया जाता है? हाँ। इस कारण इसका उपयोग जो मेजों पर सजावट हेतु किया जाता है, बहुत वीवीआई हो जाता है ये। पुनर्जीवन, पुनर्जीवन से उसका नाम समझिए है। नाम है जिले जिनेला, हाँ जिले जिनेला, इसमें पुनर्जीवन का गुण पाया जाता है, जिले जिनेला, ठीक है। हाँ, जिने जिलेला में पुनर्जीवन का गुण पाया जाता है, ठीक है। अगला बताइएगा, किस टेरिडोफाइट से सोना प्राप्त किया जाता है? हाँ, यह इक्विसेटम, हाँ इक्विसेटम, इक्विसेटम नामक टेरिडोफाइट से सोना प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अगला बताइएगा, टेरिडोफाइटा वर्ग का सबसे विख्यात पौधा कौन है? फर्न, हाँ फर्न, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, टेरिडोफाइटा का सबसे पहला जीवाश्म किस अवधि में देखा गया था? हाँ, उस अवधि का नाम है, अच्छा मेसोजोइक, कैसे करके, हाँ 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 उसी तरह से, यह लेट पैलियोजोइक काल के सिलूरियन अवधि, हाँ सिल्यूरियन अवधि, सिल्यूरियन पीरियड है ना, हाँ इसको कुछ और कहते भी हैं, हाँ इस कारण लेट पेलियोजोनिक जोइक को एज ऑफ पेरियो पेरिडोफाइट्स कहा जाता है, एज ऑफ पेरिडोफाइट्स कहा जाता है, ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय टेरिडोफाइट जीवाश्मों का विस्तृत अध्ययन किस वनस्पति शास्त्री द्वारा किया गया? बहुत छोटा नाम है। भारतीय टेरिडोफाइट जीवाश्मों का विस्तृत अध्ययन किस वनस्पति शास्त्री द्वारा किया गया? नाम है सुरंज, हाँ सुरंज, ठीक है। अगला बताइएगा, बताइएगा, किसे विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है? हाँ, किसे विकसित बीज रहित पौधा? टेरिडोफाइटा, हाँ टेरिडोफाइटा को ही विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है। बताएगा, अनावृत बीजी प्रभाग में लगभग कितने जातियों को देखा गया है? सही है, 900।
बताइएगा अनावृत बीजी में कौन सा परागन होता है? हाँ किसके द्वारा होता है परागन? जंतु हवा द्वारा भी है। हाँ हवा परागन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। चलिए बताइएगा साइकब की कोरेलॉइड जड़ों से नील हरित शैवाल पाए जाते हैं, कौन कौन है वो? हाँ जो सहजीवी संबंध प्रदर्शित करते हैं। दो को बहुत फेमस नाम है, एनाबीना और नॉस्टर। हाँ एनाबीना और नॉस्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा सबसे बड़ा अंडाणु तथा शुक्राणु कौन होता है जो कि एक जिम्नोस्पर्म है? साइकस। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा किसके तनों से स्टार्च निकालकर खाने वाला साबूदाना का निर्माण किया जाता है? साइकस। ठीक है, बताइएगा साइकस के बीज कहाँ के जनजातियों द्वारा खाए जाते हैं? भारत में सही है, अंडमान द्वीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा चिलगोजा, चिलगोजा है कहता है पाइनस, इसको भी खाया जाता है जो कि जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, हाँ बहुत महंगा मिलता है। अगला बताइएगा किस पेड़ से तारपीन का तेल निकाला जाता है? चीड़ के पेड़। ठीक है, किस पेड़ से सिट्रस तेल निकाला जाता है? देवदार। ठीक है, किस लकड़ी से सेडकास्ट तेल प्राप्त किया जाता है? सही है, जूनिपेरस। ठीक है, पर होता था शुरू आए थे तो आधा आ गया बताइएगा किस जिम्नोस्पर्म से एल्कोलाइड प्राप्त किया जाता है? हाँ इफ्रेडा, इफेड्रा। हाँ इफेड्रा सही है। हाँ इफेड्रिन का उपयोग किस रूप में होता है? वो तो एल्कोलाइड प्राप्त किया जाता है, किस रूप में उसका उपयोग होता है? हाँ दम्मा तथा खांसी के रोगों में दवा के रूप में। ठीक है, अगला जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? हाँ चिलगोजा। हाँ ठीक है, चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है, मेवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा सागोपाम किसे कहा जाता है? किसके मुलायम रेशेदार काष्ठ के लुगदी बनाकर कागज बनाया जाता है? कोनिफर। हाँ कोनिफर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कवक युक्त पाइनस की जड़ को क्या कहते हैं?
हाँ सही है, माइकोराइजल जड़े। हाँ, माइकोराइजल जड़े कहते हैं। ठीक है सर, 5 रुपए किलो है। हाँ। ठीक है, लंबा लंबा। अगला बताएगा, शैवाल युक्त साइकस की जड़ को क्या कहते हैं? हाँ, शैवाल युक्त साइकस की जड़ को कोरेलॉइड। हाँ, कोरेलॉइड कहते हैं। ठीक है, जड़ कहते हैं। क्वेश्चन, अगला बताएगा, सबसे मोटा तना किस जिम्नोस्पर्म का होता है? हाँ ये टेक्सो, ये टेक्सोडियम मैक्सिकेनम, टेक्सोडियम मैक्सिकेनम। ठीक है, ये इसका सबसे मोटा तना होता है, ये जिम्नोस्पर्म का। ठीक है, वो वाला है सूत्र वाला, सबसे ज्यादा। अगला बताइएगा, जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? हाँ, जीवित जीवाश्म साइकस। ठीक है, और सबसे अधिक संख्या में गुणसूत्र किस कण में होता है? हाँ ठीक है, ऑफियोब्लास्ट में। ठीक है, अगला बताएगा, जिम्नोस्पर्म को बाह्य आकृति और आंतरिक संरचना के आधार पर दो समूह में बांटा गया, कौन कौन? यह है साइकैडी और कोनीफेरी। हाँ, साइकैडी और कोनीफेरी। ठीक है, साइकैडी में आता है साइकस, और कोनीफेरी में आता है पाइनस, सिट्रस और गिंगको। पाइनस, सिट्रस और गिंगको। ठीक है, अगला बताएगा, किस उपप्रभाग के अंतर्गत उन पौधों को सम्मिलित किया गया है जिनमें बीज सदैव फल के अंदर होते हैं? अंदर होता है। हाँ, हाँ सही है, आवृत बीजी, एंजियोस्पर्म। हाँ, एंजियोस्पर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, आवृत बीजी पौधों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, कौन कौन? सही है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ठीक है, अपन क्वेश्चन बन जाता कि यही आएगा, बोला जाता है और आता कुछ और है। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइए, गेहूं, मक्का, चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा। ठीक है, किस कुल का है? ग्रेमिनेसी। ठीक है, नारियल, खजूर, पाल्म। ठीक है, केला किस कुल का है? हाँ सही है, म्यूजेसी। हाँ, म्यूजेसी। ठीक है, लहसुन, लहसुन, प्याज, सतावर, लिलियस। केला डाल देना। चलिए ठीक है, इसमें आगे पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 204, 205।